हेलो एवरीवन। तो आइए हम आज आ गए हैं टेराफॉर्म के पार्ट 2 सीरीज़ में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था टेराफॉर्म के, और इस वाले वीडियो में हम कुछ जो टेराफॉर्म का सेटअप है और उसका लैब सेटअप है, क्रेडेंशियल को कैसे सेटअप करते हैं, एक बेसिक सा छोटा सा टेराफॉर्म का फाइल कैसे लिखते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सेटअप करते हैं अपना हमारे लैब को। जो हमारा लैब सेटअप होगा, यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि एक डेवलपमेंट टाइप का इन्वायरमेंट बनाएं, जैसे डेवलपर्स के होते हैं ना, वो एक ही जगह पे एक टूल होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे एडॉन्स वगैरह कुछ होने चाहिए जो उनको हेल्प करे कोड लिखने में, क्योंकि ऑलमोस्ट डेवॉप्स का काम आज के डेट में कोड लिखने का भी हो गया है। आप अगर कोड से बच रहे हो तो मतलब डेवॉप्स के टर्म में ये मतलब गलत चीज़ है, इसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम जानेंगे कि टेराफॉर्म को विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ के अंदर ही हम WSL होता है, विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लाइनक्स, वहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है, और यूनिक सिस्टम्स में जैसे कि लाइनक्स है या मैक में, उसमें कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं। एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है कि मल्टीपल टेराफॉर्म जो वर्जन्स है उसको भी हम मैनेज करते हैं, ये क्यों जरूरी है और इसको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, वो भी हम जानने वाले हैं। तो अगर आपको AWS पे खासकर अगर टेराफॉर्म का सेटअप करना है तो CLI के थ्रू हम कर सकते हैं इसको। API जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको हम जनरेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम AWS के API क्रेडेंशियल्स को आपके सिस्टम में हम डाल सकते हैं, कैसे उसको हम सेटअप कर सकते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले हम टेराफॉर्म के साइट पर जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो ऑफिशियल आपका डॉक्यूमेंटेशन है सेटअप के लिए क्या कहता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ही सबसे बेस्ट आपको सजेशन मिलते हैं कि किस तरीके से हम टेराफॉर्म को सेटअप कर सकते हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, क्योंकि नया नया जो भी वर्जन्स आएगा या जो भी चेंजेस होंगे वो सबसे पहले इन्हीं के साइट पे रिफ्लेक्ट करेगा। आप कोई और थर्ड पार्टी गाइड चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बट अगर वो अपडेट ना हो तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले डाउनलोड टेराफॉर्म पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इंटरफेस दिया हुआ है, कैसे कैसे इंस्टॉल करना है मैक के बारे में। यहाँ पे विंडोज़, लाइनक्स, फ्री BSD, ओपन BSD, सोलारिस, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स को ये सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले मैक लिखा हुआ है, इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह भी हैं। तो कहने का मतलब ये जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है ना आपका टेराफॉर्म का, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स के अंदर जाके आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ट्यूटोरियल्स को ही अच्छे से फॉलो करते हैं, आपको पढ़ने का और अच्छे से आप समझ आता है ट्यूटोरियल्स वगैरह जो मतलब लिखे हुए इसमें हो, तो आप यहाँ पे जाके भी टेराफॉर्म आराम से सीख सकते हैं। इसमें आपको जो बिल्कुल लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं वो सब आपको अच्छे से मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैक की। तो मैक में आपको ब्रीव पता होगा। ब्रीव जो है पैकेज मैनेजर है आपका। अगर आप होम ब्रीव की बात करें तो आपको मैक पे होम ब्रीव पहले इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जैसे कि हमारा उबंटू में ऐप्ट होता है या स्नैप होता है, ऐसे ही आपके जैसे विंडोज़ में चॉकलेटी होता है, तो इस टाइप का वो पैकेज मैनेजर है। उसके थ्रू आप बस 2 कमांड आपको डालना है यहाँ पे, ब्रीव टैप हैसीकॉप /टैप, उसके आगे ब्रीव इंस्टॉल हैसीकॉप टैप टेराफॉर्म, इससे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी डाउनलोड बता रहा है ये AMD64 के लिए, ये डाउनलोड का है, जिप में है, और ये आर्म के लिए है, ARM64 के लिए। विंडोज़ में भी ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये आपका जिप में है, और ये देखिए 386 मतलब 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये वाला है, और 64 बिट के लिए ये वाला। इसी तरह लाइनक्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे उबंटू का दिया हुआ है। उबंटू में ये 3 कमांड्स आपको डालने पड़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये हैसीकॉप का जो ना रेपो है उसको ऐड करेगा GPG के थ्रू, और इसको एको कर देगा आपके एक फाइल में ऐप के अंदर, और इसको अपडेट करोगे और इंस्टॉल करोगे टेराफॉर्म, तो ये इस तरीके से भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाइनरी आते हैं, ये इसके बाइनरीज है अलग अलग। ठीक है, तो बाइनरी से भी आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें बस एक यही अंतर है दोनों में कि इसमें सिस्टम पाथ के अंदर ना ये अपने आप आ जाएगा, इसमें आपको सिस्टम पाथ के अंदर लाना पड़ेगा। तो बेटर वही है कि यूज़र एज बिन के अंदर आप डाल दो जो EXE है इसको,
तो अपने आप वो सिस्टम पाथ के अंदर आ जाएगा। बाकी कस्टमाइज़ के लिए या ऑटोमेटेड के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से सेंटोस देख सकते हैं। सेंटोस में काफ़ी सिंपल है, यम यूटिल्स कर लो और इसको ऐड कर लो, ये वाला लाइन को, और इसको टेराफॉर्म को इंस्टॉल कर लो। फेडोरा और यम एक जैसे ही हैं, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। अमेज़ॉन, अगर आप अमेज़ॉन का वर्क स्पेस यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हैं कि कोई सर्वर से, अमेज़ॉन लाइनक्स के किसी सर्वर से, तो वो भी यम पे ही चलता है। तो ये भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे यम का है ना। सेंटोस, फेडोरा और अमेज़ॉन एक जैसे हैं। होम ब्रू की बात करते हैं। होम ब्रू आपका लाइनक्स में भी है, आपका मैक में भी जैसे होता है वैसे इसमें भी होता है। होम ब्रू को आप इंस्टॉल कर लो पहले, जैसे स्नैपडी होता है वैसे, और उसके बाद सेम कमांड आपका जैसे मैक ओएस के अंदर चलता है, बिल्कुल वही कमांड आपको डालने हैं। इसके बाइनरीज भी हैं, जो जैसे मैंने बताया आपको, फ्री BSD के बाइनरीज वगैरह हैं, इसको डाल के आप डायरेक्ट सिस्टम पाथ पे इसको यूज़ कर सकते हो। सेम आपका ओपन BSD है और यहाँ पे सोलारिस है। हम कोशिश करते हैं सबसे पहले विंडोज़ में डालने के लिए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बार अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल के देखता हूँ कि वहाँ पे इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया। एक बार मैं देखता हूँ टेराफॉर्म है कि नहीं इसके अंदर। देखिए यहाँ पे टेराफॉर्म यहाँ पे दिखाई नहीं रहा, बिल्कुल टेराफॉर्म है नहीं इसके अंदर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, विंडोज़ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कहता हूँ मैं कि विंडोज़ के अंदर जो मेरा AMD, देखो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, इस EXE को, और ये EXE मेरा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करते ही इसको हमें अनजिप करना है और एक किसी C ड्राइव में या कहीं पे भी आपको लगे वहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मेरा जिप जो है ये डाउनलोड हो चुका है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इस वाले फ़ाइल को देखो, सबसे सिंपल तरीका ये है कि या तो आप इसको एक कस्टमाइज़ पाथ में डाल दो, ठीक है, जैसे C ड्राइव के अंदर यूटिलिटीज़ या कुछ आप बना के वहाँ पे डाल दो, या देखो अगर वो आप करते हो तो आपको सिस्टम पाथ आपको एक बार सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिस्टम वेरिएबल है, यहाँ पे जैसे यूज़र बेस पे आप करना चाहते हो और पूरे सिस्टम के लिए करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको पाथ मिलेगा। पाथ को आपको एडिट करना है और यहाँ पे आपका एक न्यू आप करके एक आपका जो टेराफॉर्म का जो पाथ है आप वो डाल सकते हो। जैसे आप वो डालोगे आपका ये टेराफॉर्म पाथ में आ जाएगा। एक और जो सिंपल तरीका है, जो मतलब ऐसा नहीं कि रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इसको आप क्या करो ना, सिस्टम 32 में डायरेक्ट जाके डाल दो, सबसे बेस्ट वही होता है। ठीक है, वो करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, अपने C ड्राइव में जाऊँगा। C ड्राइव में जाके मैं यहाँ पे आपको, जब C ड्राइव में आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे विंडोज़ का एक फ़ोल्डर मिलना चाहिए, ये रहा। इसके अंदर आपको मिलेगा सिस्टम 32, ये वाला। ये ऑलरेडी पाथ में होता है क्योंकि जो कमांड होता है CMD या कई सारे जो EXE होते हैं ना, यहीं से चलते हैं, आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं से चलता है। तो इसके अंदर आप कोई भी फाइल डालते हो अपने आप पाथ में आ ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं जो पाथ में होते हैं, बट ये जो फोल्डर है ना, यही आपका मेन फोल्डर है जो आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। मैं कोशिश करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करने की, तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाए, बट ये नहीं हुआ। मैं करता हूँ इसको कुछ और तरीके से, मैं करता हूँ कॉपी टू पे मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं ये वाला पाथ पे डालने की कोशिश करता हूँ। कॉपी कर दिया मैंने, ये मेरा 7 जिप है, तो इस तरीके से इसमें होता है। ओके कर दूँगा मैं। कुड नॉट ओपन आउटपुट, एक्सेस इज़ डिनाइड, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें ना एडमिन परमिशंस आपको चाहिए होंगे। तो मैं और एक तरीके से मैं इसको करना चाहूँगा, मैं वो यही करता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको ना कॉपी करता हूँ। मैं कहीं पे भी डाउनलोड्स के अंदर मैंने कॉपी कर दिया, देखिए डाउनलोड के अंदर कॉपी हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परमिशन है मेरे को, भाई जहाँ पे परमिशन है वहाँ तो चलेगा ही। फिर मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर खोल के देख लेता हूँ। फ़ोल्डर खोलने के बाद आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये जो टेराफॉर्म है ना, मैं इसको कहता हूँ यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दो, एक्सट्रैक्ट ऑल, ये डाउनलोड्स में ही एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये टेराफॉर्म आ गया बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा पेस्ट। अब देखते हैं, देखिए ये इसी परमिशन की वजह से ना डायरेक्ट वहाँ से हुआ नहीं है। इसको आपको इसको विंडोज़ एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, WAC, और कंटिन्यू करता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये देखिए ये फाइल यहाँ पे आ गया। एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने ऑलरेडी अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल रखा है ना,
तो मुझे एक बार उसको बंद करके एक बार चालू करना पड़ेगा शायद, या एक बार देख लेते हैं चलता है कि नहीं चलता। देखिए, तो मुझे लॉग ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही पाथ में आया तो ये चल गया बिल्कुल। तो ये टेराफॉर्म के थ्रू हम इसको मतलब जो जिप फाइल है उस पर आपका EXE है उसको System32 में डाल दो और उसके थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा विंडोज़ का। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे लाइनक्स की तरफ, या उससे पहले एक बार WSL की बात कर लेते हैं। WSL पे भी होता है कि अगर मैं आपको बात करूँ, दिखाऊँ मैं अपना WSL, तो वो कैसे होगा एक बार उसको देखते हैं। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, WSL जो होता है आपका वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल जो WSL का जो वर्ज़न है, जो वर्ज़न 2 है, पहले वर्ज़न 1 था, उसमें थोड़ी दिक्कतें थी, थोड़ा अलग तरीके से वो चलता था। अभी जो है आपको WSL माइनस इंस्टॉल, उसके आगे आप -d लिख के ना उबंटू लिख दो, तो उबंटू आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके इसके अंदर। वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ कर देता है। आजकल एक कमांड से ही सब चीज़ हो जाता है। पहले आपको वर्चुअलाइजेशन का प्लेटफॉर्म डालना है, WSL लाइनक्स डालना है, फिर एक कर्नल का पैकेज हुआ करता था वो भी डालना है। तो वो सब का आजकल ओवरहेड है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, WSL लाइनक्स इंस्टॉल इन विंडोज़, ठीक है। वर्जन 1 में दिक्कत थी, वर्जन 2 में उतना प्रॉब्लम आता नहीं है। इंस्टॉल WSL कमांड बोल रहा है, तो देखो WSL अपने आप ही उसके अंदर होता है। WSL इंस्टॉल आपको पावर सेल पे लिखना पड़ेगा। उसके आगे सेटअप योर लाइनक्स यूज़र इन्फो, इसको भी देखेंगे हम। तो इसके तरीके से आप बस ये इतना लिख दोगे तो WSL आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको कोई अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ यहाँ पे कि उबंटू को कैसे इंस्टॉल करें, तो सबसे पहले WSL लिस्ट ऑनलाइन करोगे, ठीक है, और ये करोगे WSL इंस्टॉल -d, और यहाँ पे जो डिस्ट्रो का है, अगर आपको लिस्ट करना है कि कौन कौन से वहाँ पे अवेलेबल है, अगर मैं ये कमांड लेके जाता हूँ, इसको कहता हूँ, ठीक है, ये देखिए इतने सारे ना आपके लाइनक्स के ऑलरेडी डिस्ट्रो पड़े हुए हैं। आपको बस क्या करना है, इसमें से ये वाला जो कमांड है ना, ये वाला कमांड है, यहाँ पे बस डिस्ट्रो का नाम को आपको चेंज करना। आपको जोन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सबसे सिंपल लगता है, चाहे उबंटू हो, ये डेबियन हो, ये एक ही फ्लेवर है, एक ही उससे आया हुआ, इसमें सेम कमांड चलते हैं। काली लिनक्स भी वैसे ही है। उबंटू सबसे ज़्यादा चलता है, इसके 4 वर्जन आपको मिल जाएंगे, 18 से लेकर 24 तक। ओरेकल लाइनक्स यहाँ पे है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, ओपन सूजे भी है, ठीक है। इवन आप सेंटोस भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि सेंटोस भी अगर सेंटोस नहीं है तो सेंटोस भी है इसके अंदर, और भी आपको कई सारे आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे आप जाके देख सकते हो, उसके थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, मैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है ना, उसमें आपको दिखा देता हूँ कि सेंटोस वगैरह कैसे वहाँ से आप कर सकते हो, और कमांड आपको कहाँ से लेना मैं आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे आपको बस टाइप करना है, अगर मैं सर्च बॉक्स पे जाऊँ, यहाँ पे बोलूँ कि मैं सेंटोस ऐसे करके देखते हैं, उबंटू है, उबंटू, ये डेबियन है, अल्मा लाइनक्स है, RLU है, पेंगुइन है, आर्क WSL भी है इसके अंदर। सेंटोस का जो फ्लेवर है वो भी आपको थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पहले यहाँ पे हुआ करता था, होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। आप अगर हम कोशिश करते हैं कि फेडोरा, माइट भी हो सकता है कि वो सपोर्ट ना करता हो, या अभी इन्होंने अपडेट से हटा दिया हो। यहाँ फेडोरा WSL है, देखिए फेडोरा आ गया ना। तो फेडोरा और आपका सेंटोस ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, दोनों में यम कमांड ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्क लाइनक्स भी है, तो आपको अपने तरीके से देखो, जरूरी नहीं कि वहाँ पे जो दिखा रहा है ऑनलाइन आप उसी को यूज़ कर सकते हो। एल्पाइन भी आप यूज़ कर सकते हो, जो सबसे थिन है, सबसे छोटा वर्जन है। राफ्ट WSL है, कम्युनिटी है, और भी बहुत सारे आपको इसके अंदर मिलेगा। जैसे पिस्तासियो लाइनक्स है, तो कई लोगों ने अपना खुद का बना रखा है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने पब्लिश कर रखा है, और वो एक्चुअल में अच्छा रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने पब्लिश कर दिया, और काफ़ी अच्छा ये है। तो लाइनक्स आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो। जैसे इंस्टॉल करोगे आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ उबंटू लिखूँ तो क्या कहता है, तो मैंने उबंटू ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ये देखिए मैंने क्या किया,
मैं भी अपने कमांड प्रॉम्प्ट में था, मैंने बोला उबंटू, देखिए उबंटू कैट etc इशूज शू, देखिए उबंटू का मेरा 22 वर्जन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। हाँ, एक चीज़ आपको देखने लायक आपको मिलेगा, जैसे ही आप WS इंस्टॉल करते हो ना, तो सबसे पहले आपको एक यूज़र नेम पूछेगा। आप अपना यूज़र नेम, ऑब्वियस सी बात है, आपका जो यूज़र नेम है आप वो दोगे और फिर एक पासवर्ड सेट कर दोगे। और जब भी आप इसको खोलोगे, आप स्टार्ट मेन्यू से भी खोल सकते हो, वहाँ पे सर्च करो बैश सर्च करो, या आप सर्च करोगे उबंटू, तो उबंटू सर्च करोगे तो एक उबंटू नाम का मेन्यू आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो एक इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो यूज़र है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की, तो अगर मैं टाइप करूँ उबंटू अपने मेन्यू पे, तो ये कुछ इस तरीके से पहला जो विंडो है वो ऐसे खुलेगा। अब मेरा ये जो एक यूज़र है रूट, भाई रूट में कैसे आ रहा है, भाई रूट में ये नहीं आना चाहिए ना, ये तो मेरे जो यूज़र है, अगर मैं आपको कैट करके दिखाऊं, कैट etc पैस WD, तो यहाँ पे जो मेरा यूज़र है ये तो प्रेम नाम का यूज़र है, तो प्रेम से क्यों नहीं खुल रहा है, ये डायरेक्ट आपका रूट से कैसे खुल रहा है। ये इसलिए ऐसा मैंने किया है इसको, कि जब भी मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो को चलाना चाहता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड को, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, एक WSL का आपको एक्सटेंसन वो आप डालोगे, और उसके थ्रू आप जब भी चाहो तो WSL लाइनक्स के थ्रू आप इस वाले उबंटू पे डायरेक्ट डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। वो भी हम देखेंगे, मैं आपको एक बार अपना विजुअल स्टूडियो कोड भी दिखा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा WSL जो उबंटू है, देखिए कनेक्ट टू WSL, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कुछ एडॉन्स डाल रखा है। ये देखिए ना, रिमोट SSH है, रिमोट SSH, ऐसा ही WSL भी होगा। ये देखिए ये वाला, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे ना, आपको क्या है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू दे देगा कि भाई कनेक्ट WSL से करना चाहते हो, किस डिस्ट्रो से करना चाहते हो। जैसे मैं ये करता हूँ, उबंटू डिफ़ॉल्ट है मेरा, तो मैं इसको करूँगा तो मेरा उबंटू वाला खुल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, इसको हम सेटअप जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है ये। बाकी मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि भाई मेरा यहाँ पे जो यूज़र है वो इस नाम से क्यों नहीं खोल रहा, डायरेक्ट रूट से क्यों खोल रहा है। तो रूट से इसलिए मैं खोलना पड़ता है मुझे कि जब भी मैं कोड खोलूँ, या जैसे मैं जब विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ तो मेरा जो टर्मिनल है वो रूट से ही खुले। मतलब होता है ना कि परमिशन का इशू हो सकता है ना, अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ काम कर रहा हूँ, उसको मैं बोलूँ कि सेव कर दो, तो सेव नहीं करने देगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल यूज़र है, उसको या तो सूडो यूज़ करना पड़ेगा। तो सूडो आप कैसे कमांड से, या मतलब अगर कुछ जब डिबग कर रहे हो तो कैसे वो चलेगा, वो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए एक कमांड होता है, मैं आपको बताता हूँ कमांड क्या होगा। आपको यहाँ से निकलना है, आपको अपने CMD में जाना है। ठीक है, CMD में आपको जाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे WSL - वर्जन, तो यहाँ पे WSL के कमांड्स ही चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे WSL के कमांड आपको चलते हैं। WSL.exe जो है System32 में ऑलरेडी वहाँ पड़ा हुआ है, तो वो फाइल क्या करता है, इसको विंडोज़ ने बनाया हुआ है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। उसके थ्रू आप अलग अलग डिस्ट्रोज को इंस्टॉल कर सकते हो, प्लस उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके अंदर एक कमांड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रो कैसे इंस्टॉल करना है -d करके। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको 2-3 मैं आपको कमांड बता सकता हूँ। जैसे एक ये कमांड है मेरा, ये अभी स्टेटस बता रहा है कि जो मेरा WSL लाइनक्स है वो स्टॉप है, वर्जन कौन सा है, वो 2 है। इससे पहले 1 वर्जन आता था, वो थोड़ा डिफरेंट था, बट 2 आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 ही यूज़ करो। ठीक है, अगला आपको क्या करना है, उबंटू कन्फिग माइनस डिफ़ॉल्ट -यूज़र रूट। ये करने से क्या होगा, आपका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है प्रेम नाम का, जो मैंने पहली बार जब लॉगिन किया तो मेरे प्रेम नाम से ही आता था, लेकिन जैसे आप ये कमांड डाल दोगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ये नहीं कि आप लाइनक्स के अंदर घुस के कर रहे हो तो अब कमांड नहीं चलेगा। ये आप कमांड चलाओगे तो क्या होगा, आपका जो यूज़र है ना, जो लोकल यूज़र है, वो चेंज होकर जब भी आप लॉगिन करोगे नेक्स्ट टाइम उबंटू पे, तो रूट यूज़र से ही हो जाएगा। तो ये कमांड बहुत ज़रूरी है, आपको ये कमांड आपको ज़रूर से डालना है। इससे क्या होगा फ़ायदा, जब भी मैं कोड खोलूँगा वो मेरा रूट से खुलेगा, मतलब लाइनक्स के, मतलब उबंटू के जो रूट यूज़र है उसी से मेरा आप कोड खुलेगा। ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो WSL की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं देखता हूँ
आई थिंक टेराफॉर्म तो होगा मेरे पास, टेराफॉर्म डैश डैश वर्जन, ये मैंने ऑलरेडी देखिए ये है ऑलरेडी मेरे पास। लेकिन इंस्टॉल करने का तरीका तो भाई देखो एक बार तो हमें समझना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर मैं उबंटू पे गया, एक तो ये तरीका है मैं एक एक कमांड को कॉपी करूँ और इसको वहाँ पे डाल दूँ। दूसरा है बाइनरी के अंदर बाइनरी डाउनलोड करूँ AMD64 का और उसको अनजिप कर दूँ। एक तो ये है, मैं करता हूँ विच, कहाँ पे इंस्टॉल एक बार देख लेते हैं। सॉरी ये मेरा ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा उबंटू, मेरे को लाइनक्स में पहले जाना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि उबंटू को अब वो फिर से स्टार्ट करेगा। उबंटू क्या अपने आप ना इनएक्टिविटी होती है तो बंद हो जाता है। मैं यहाँ कहता हूँ विच, बिल्कुल ये यूज़र बिन टेराफॉर्म में डाला हुआ है इसने। आपको क्या करना है, या तो आप ये वाले कमांड्स पकड़ लो, ठीक है, ये वाले 3 कमांड डाल दो तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें आपको सिस्टम पाथ का चक्कर नहीं पड़ेगा। दूसरा ये वाला ये जो है इसको आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लो यहाँ पे। मैं कहता हूँ इसको wget, ये वाला कमांड, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे मुझे ये वाला जो कमांड है ना जिप वाला, इसको कहता हूँ कॉपी लिंक। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जिप जो है ना इसको डाउनलोड करूँगा, ठीक है। ls करता हूँ, इसको कहता हूँ अनजिप, अनजिप कर देता हूँ टेराफॉर्म, इनफ्लैट कर दिया, ये आ गया। यहाँ पे जाऊँगा cd टेराफॉर्म के अंदर, सॉरी ये मेरा जो exe है टेराफॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। मैं इसको क्या करूँगा cp कर दूँगा, कहाँ पे cp टेराफॉर्म यूज़र, मेरे कहाँ पे था वो यूज़र एसबिन के अंदर ना, usr एसबिन, एसबिन के अंदर इसको आप भेज दो तो अपने आप सिस्टम पाथ में आ गया। जैसे System32 में आया वैसे आ गया ये। तो ये तरीके हैं आपके टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने का। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आई होप ये बहुत सिंपल से स्टेप है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आपको और कुछ तकलीफ है तो आप इस पे चले जाओ, इसको कॉपी करो, बस ये 3 लाइन से 3 लाइन को कॉपी पेस्ट करते जाओ और यहाँ पे अपने आप ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम WSL लाइनक्स में करते हैं। लाइनक्स में भी सेम यही स्टेप है, इसलिए मैं WSL लाइनक्स को यूज़ किया यहाँ पे। आप लाइनक्स हो, अगर आपका WSL पे ना हो, आपका उबंटू का अलग से सिस्टम हो, तो आप उस पर भी ये सेम कमांड्स डाल के इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, आपको एक EXE मिलेगा, बस उसी EXE में आपका सब काम होता है, ठीक है। थोड़े स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, समझते हैं कि AWS पे कैसे हम टेराफॉर्म को सेटअप करते हैं। तो कमांड लाइन टूल होता है, हमें पता है AWS का CLI, इसके थ्रू हम एक API जनरेट करते हैं क्रेडेंशियल्स, जिसको हम सीक्रेट की और एक्सेस की कहते हैं, और उसी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं डेव इन्वायरमेंट जो है हम कैसे उसको सेटअप करना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। हम विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करेंगे टेराफॉर्म डेवलपमेंट के लिए। छोटा सा है, 80-60-70 MB का छोटा सा सेटअप है और काफ़ी हल्का है, काफ़ी फास्ट है। बहुत सारे आपको एडॉन्स देता है, जैसे मैंने भी बताया आपको WSL है, ऐसे टेराफॉर्म की भी देता है। लिंटर बहुत सारे होते हैं, ऑटो कंप्लीट का भी आपको देता है। आपके ब्रैकेट्स वगैरह कहीं ख़राब नहीं है, मतलब ढंग से वो हैं, उसको फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लो, ऐसे भी टूल्स आपको दे देता है वो एडॉन्स के थ्रू। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है विजुअल स्टूडियो कोड। एक नॉर्मल डेवऑप्स के बंदे के लिए मस्ट हैव टूल है ये। डेवलपर्स होते हैं वो प्रॉपर एक IDE में काम करते हैं, जैसे कि हमारा एक्लिप्स हो गया, JetBrains का हो गया, है ना, JetBrains के आते हैं ना, और जो IntelliJ होता है प्रोफेशनल वर्जन में काम कर। विजुअल स्टूडियो जो प्रोफेशनल वर्जन होता है वो प्रॉपर IDE है, उसमें डिबग वगैरह होना, कोड के स्मेल्स, मतलब कोड में कुछ खराबी है या कुछ दिक्कत है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है, तो वो काफ़ी सारे उसके अंदर होता है। और बहुत सारे वो अलग अलग, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ना प्रॉपर IDE है वो। आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना प्रॉपर IDE नहीं है, थोड़ा मोड़ा काम के लिए परफेक्ट है वो। एकदम जो हाई एंड जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाले होते हैं ना, वो कभी कोड पे काम नहीं करते, उनका अलग ही डेवलपमेंट होता है। बट हमारे लिए एक डेवऑप्स के लिए परफेक्ट टूल है वो, छोटा सा और बहुत बढ़िया काम, मतलब बहुत अच्छा होता है उसके अंदर होता है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे। हम टेराफॉर्म से कैसे हम मैनेज करेंगे और कैसे इसको हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हम ये भी देखेंगे। हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट वर्जन्स हमें क्यों यूज़ करना चाहिए टेराफॉर्म का। ये इसलिए कि टेराफॉर्म जो है ना, अभी देखो बिल्कुल नया टूल, ज़्यादा तो दिन हुए, 5-6 साल ही हुए हैं।
ठीक है। तो ये बैकवर्ड इनकैपेटेबल जो आपके चेंजेस होते हैं ना, जैसे आपने आपके किसी कलीग ने किसी पुराने वर्जन में टेराफॉर्म का कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, फाइल्स बनाए टेराफॉर्म के, तो कई बार ऐसे होता है कि इनकम्पैटिबल ना टेराफॉर्म के स्टेट फाइल होते हैं, कई बार वो वर्जन डिपेंडेंट होते हैं। जो स्टेट फाइल होता है ना, आपको एग्जैक्टली वही वर्जन के आपको चाहिए होगा आपका टेराफॉर्म का वर्जन, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे आप एक ही ग्रुप में काम करो, कुछ लोगों ने अपडेट कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो ऐसे स्थिति में ना ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको कि कई बार स्टेट फाइल को ढंग से पढ़ ना पाए, और एक आपको इनकम्पैटिबल या आप कह लो कि कन्फ्लिक्ट करने लग जाए कि भाई ये क्यों नहीं चल रहा, भाई मेरे में चल रहा है उसके में नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये सबसे बचने के लिए ही हम ना डिफरेंट वर्जन्स यूज़ करते हैं। स्टेट फाइल जो होता है एक वन वे चेंजेस होता है। जैसे आप नए वर्जन पे जाते हो, नए वर्जन पे जाने के बाद अगर आपने स्टेट फाइल को अपडेट कर दिया, मतलब आपने कुछ भी चलाया वो चल गया, ऑब्वियसली बात है नए वर्जन पे आपका जो नया वर्जन है उस पर तो आपका आराम से चल जाएगा। तो वो क्या करेगा, स्टेट फाइल को चेंज कर देगा, अपग्रेड कर देगा ना वो नए वर्जन के हिसाब से। लेकिन जो पुराने वाला वर्जन वाला जो बंदा है जो काम कर रहा है उस पर, उसको दिक्कत आएगी। तो इसी के लिए हमें डिफरेंट वर्जन्स यूज़ करने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, स्टैंडर्डाइज हो जाता है इससे। आपका जो प्रोजेक्ट है ना, होल आपका टेराफॉर्म का जो प्रोजेक्ट है वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है। भाई चलो ठीक है, आप किसी भी वर्जन पे हो, आपने एक छोटे वर्जन पे बनाया है, उसको ऊपर वर्जन पे लेके चले गए, मल्टीपल लोग काम करते हैं, तो भाई जिसको ज़रूरत लगी अपने वर्जन के हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर लेगा। मतलब बंदे क्या करेंगे, कई सारे मल्टीपल वर्जन्स रखेंगे और उस वर्जन के हिसाब से उस फाइल्स को अपग्रेड भी करते जाएंगे। भाई अपग्रेड जो हो गया वो हो गया, जो जिसमें ज़रूरत पड़ी कि भाई इसमें छोटे वर्जन की ज़रूरत पड़ी तो आप स्विच कर सकते हैं उसको। हम देखेंगे स्विच कैसे करते हैं, उसको समझेंगे। अब यहाँ पे नीड देखते हैं कि भाई नीड क्यों है वर्जन मैनेजमेंट की। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है ना, अब एक साथ काम कर रहे हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट हो जाता है कई बार कि टेराफॉर्म के जो वर्जन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। टूल्स क्या क्या है हमारे पास, एक होता है TF स्विच लाइनक्स और मैक के लिए। सेम ऐसे एक टूल होता है TVM, वो विंडोज़ में काम आता है, उसको कहते हैं टेराफॉर्म वर्जन मैनेजर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, मल्टीपल आपके टेराफॉर्म के जो EXEs होते हैं उसको आप क्विकली आप स्विच कर सकते हो। जैसी वो आपको एरर दे दिया, आपने टेराफॉर्म चलाया, आपने टेराफॉर्म के कमांड चलाया, बोल दे इनकम्पैटिबल, आप वर्जन स्विच करो, अपने आप ले लेगा, है ना। तो उसको भी हम देखेंगे। अब एग्जाम्पल आपको एक मैं दिखा सकता हूँ कि टेराफॉर्म जो स्पेक फाइल होता है ना TF के अंदर, main.tf ही होता है ऑलमोस्ट सब जगह, तो वहाँ पे जो टेराफॉर्म आपको ऐसे लिखना पड़ता है। अगर आपको भी स्पेसिफिक वर्जन है तो आप जब भी आप लिखो, आप कभी भी कोई टेराफॉर्म का कोई भी फाइल लिख रहे हो ना, तो उसमें टेराफॉर्म में जरूर आपको लिखना चाहिए कि भाई ये किस वर्जन में बना है। इससे क्या फ़ायदा है, आपके पूरे जो भी कोलैबोरेशन में जितने भी टीम्स हैं ना, सबको पता चलेगा भाई ये इस वर्जन पे बना है, इसको मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। या अपग्रेड हो तो आप सेम पेज पे रहो ना, कि भाई ये वाला जो हमारा हमने जो फाइल्स बनाए, जो डिप्लॉयमेंट बनाए, या जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है इसको भाई अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड जो बंदा करेगा रिक्वायर्ड वर्जन को चेंज कर देगा, तो उससे बंदे ने पता ही चल जाएगा कि भाई ये वर्जन है। या अगर आपके पास वो टूल है TF स्विच है या TVM है, उसके थ्रू अगर आप ये लिख देते हो, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्जन हो बड़ा हो या बराबर हो 1.2.0 के, तो बड़ा या बराबर मतलब 1.2 के ऊपर जितने भी वर्जन हैं सब पे चले वो। तो ऐसा अगर आप लिख देते हो ना, तो आपको TVM या आपका TF स्विच है वो अपने आप इसको स्विच कर लेगा। ये एक बहुत सारी चीज़ है, मतलब ऑटोमेटेड, आपको उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप ना रिक्वायरमेंट में जो प्रोवाइडर वगैरह लिखना है आप उसको लिख सकते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है वर्जन्स। कई बार होता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बट हमारे पास सॉल्यूशन है। SSO की बात करेंगे। अब फ़िलहाल हम देखते हैं कि अब एग्जैक्टली लॉगिन कैसे होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो हम आ गए हमारे लाइनक्स पे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेराफॉर्म -s वर्जन, ठीक है। ये मेरा वर्जन है 1.9.6। अभी यहाँ पे तरीका क्या है लॉगिन करने का। भाई किसी भी एंटरप्राइज में आप जाते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे यही करना पड़ेगा ना कि भाई मैं टेराफॉर्म मैंने इंस्टॉल कर लिया। आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो बोलोगे कि भाई टेराफॉर्म में इंस्टॉल हो गया, अब मैं इसमें ऑथेंटिकेट कैसे करना है। तो वो आपको क्या देने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको AWS से क्रेडेंशियल ही देंगे ना। बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती हैं ना, अब जैसे होता क्या है, अगर मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं कि मैं गया, अब IAM पे जाएगा आपका जो भी बंदा, जो IAM का बंदा होगा, जो आपका क्रेडेंशियल बनाएगा आपके ऑनबोर्ड होने से पहले, वो क्या कहेगा, भाई आप पहले एक यूज़र बनाओ,
ठीक है, मेरा ये मान के चलो मेरा जो नया बंदा है उसका नाम ये है, ये यूज़र है, इसका वो क्या करेगा, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल बना देगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्रेडेंशियल बना हुआ है या बना देगा, मान के चलो ये बना देगा। अब आप क्या करोगे, इसी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स को आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। अब देखते हैं कैसे इसको यूज़ होगा, थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टेराफॉर्म मेरा आ गया है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड डॉट, तो ये तो विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा, इतना तो आपको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया है इसने थ्रू रूट, यहाँ पे लिखा है ना रूट। मैं क्या करता हूँ ना, टर्मिनल पे जाऊँगा। अब देखो वहाँ पे ये वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है, सेम टर्मिनल मैंने यहाँ पे खोल रखा है। ठीक है, ये सेम ही है। ये इंटीग्रेटेड टर्मिनल इसलिए होता है कि आप एक ही जगह से सब काम, यहाँ पे डेवलपमेंट भी करो, यहाँ पे आप कमांड भी चलाओ, आपको अलग से ये चलाने की जरूरत, ये मतलब खोलने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद टूल है आपका विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं कहता हूँ MKDIR, मैं इसको कहता हूँ -P, कहता हूँ मैं TF लैब। ठीक है भाई, इस नाम से ना आप एक फ़ोल्डर बना दो, मैं कहता हूँ CD TF लैब्स। ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ कोड डॉट, अब ये क्या करेगा, एक नया विंडो खोल देगा। ठीक है, पुराने विंडो से मैं बंद कर देता हूँ, अब मेरा एग्जैक्टली उस फोल्डर पे चला गया। मैं क्या कहता हूँ, एक फ़ाइल बना दो भाई, कहता हूँ example.tf, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अब होगा क्या, यहाँ पे जो तरीका है कि किस तरीके से हम काम करते हैं टेराफॉर्म पे, ठीक है, वो हमें एक सोचने वाली बात है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम तो एक छोटा सा कमांड डालेंगे ना, लास्ट वीडियोज़ में हमने ये पढ़ा भी था कि प्रोवाइडर देना पड़ेगा कि AWS का प्रोवाइडर है भाई, ये रीजन दे दिया मैंने, ये एक्सेस किया, ये पासवर्ड उसका सीक्रेट की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोज कर दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। अब एक्सपोज करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्लेन फाइल में आपको दिख गया ना, सबका क्रेडेंशियल यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये तरीका नहीं है, आप अगर मैं प्रोफेशनल या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसे काम नहीं होता। ठीक है, उसका काम करने का तरीका ही अलग है, कैसे वो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा रिक्वायरमेंट था कि भाई मैं ऑन बोर्ड हो गया, तो यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल बना दिया। ठीक है, क्रेडेंशियल बना के आपने उसको दे दिया। अब वो क्या करेगा, अपना यहाँ पे क्रेडेंशियल पे यहाँ पे अपना एक्सपोज कर देगा। तो ये राइट वे नहीं है भाई, इससे जैसे आपके गिटहब के रिपोजिटरी में जाएगा वो फाइल, भाई एक्सेस की उसका दिख जाएगा सबको, तो गलत है ना ये। तो ये तरीका उसका नहीं है। हम कैसे लॉगिन करें, अब हम लॉगिन की ही बात करते हैं कि भाई लॉगिन कैसे करें, भाई एक्सेस कैसे करें हमारे को, तो वो मैं आपको समझाता हूँ हम कैसे कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका है और जो रिकमेंडेड है वो होता है AWS CLI के थ्रू। मैंने एक एक्सेस की पहले से बना रखा है, ये वाला मैं एक्सेस की है, ये मैं एक्सेस की को पहले अपने पास कॉपी करके रख लूँगा। मैंने एक्सेस की बना लिया उस यूज़र का। अगर आपका छोटा इन्वायरमेंट है तो मैं SSO की बात नहीं कर रहा, SSO इसके बाद आएगा। अभी जो पहला स्टेप है जो रिकमेंडेड है, मतलब जो छोटे एंटरप्राइज़ के लिए होता है ना, उनके लिए कि भाई अभी आपने अडॉप्ट किया है टेराफॉर्म, अब उसके जो सबसे बेस्ट तरीका है कि कैसे एक्सेस करें उसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सेस की देखो, सबसे पहले तो एक्सेस की बनाने में ही काफ़ी रिस्क है। तो जब भी आप एक्सेस की बनाते हो तो एक रिस्क दिखाता है कि API को डायरेक्ट कॉल करेगा AWS के और कुछ भी कर सकता है। हाँ, इसको लिमिट करने का तरीका यही है कि आप जो इस यूज़र को परमिशन दे रहे हो ना, बिल्कुल सोच समझ के एकदम ग्रैनुलर, मतलब जो काम वो करेगा उसी से रिलेटेड आप परमिशन दो, किसी को भी ना डायरेक्ट एडमिन परमिशन बिल्कुल मत दो। ठीक है, मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने अपना एक्सेस की और सीक्रेट की को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ अगर मैं यहीं पे जाऊँ, अब तो ठीक है मैं यहाँ पे जाता हूँ या फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसका जो टर्मिनल है कोड का वो खोल लूँ या ये खोल लूँ, मतलब एक ही है। मैं कहता हूँ AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, ये कर दिया मैंने। मेरा एक्सेस की को मैंने कॉपी किया, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, सीक्रेट की कॉपी किया, डाल दिया। डिफ़ॉल्ट रीजन, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रीजन मेरा US ईस्ट 1, ये आपको जोन सा भी आपका रीजन है आप उसके हिसाब से डाल सकते हो। मैं डाल दिया। कहता हूँ आउटपुट JSON कर दो। ठीक है, JSON कर दिया। अब मैं कहता हूँ AWS S3 LS। अब कहने का मतलब है मेरा AWS कनेक्ट हो गया मेरे लाइनक्स से। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की बात आती है कि एक्सेस की और सीक्रेट की को यहाँ पे एक्सपोज किया जाए। बिल्कुल,
यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना आपको। यहाँ पे जो AWS CLI है इस पे हमने ऑलरेडी कर दिया है वो एक्सपोज। आपको क्या करना है, इसके थ्रू अब टेराफॉर्म अपने आप ही बात करने लग जाएगा। ये एक रिकमेंडेड वे है, आपको इसमें आपको एक्सपोज नहीं करना पड़ा ना। एक तरीका और भी है करने का, मतलब थोड़ा सा कम रिकमेंडेड है बट लोग करते हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो जो दूसरा मेरा सेफ वे है वो है एक्सपोर्ट कर देना। मतलब सिस्टम पाथ में आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है ना, उसमें आप एक्सपोर्ट कर दो। कैसे एक्सपोर्ट करना है, या तो आप कमांड चला दो, कमांड के थ्रू, ये कमांड है, आप ऐसे टेम्प्रेरी आप कर सकते हो। नहीं तो आपका बैश RC फाइल है उसमें, या जो आपका विंडोज़ का जो इन्वायरमेंट जहाँ पे हम सेट करते हैं ना, उसके थ्रू आप ये एक्सपोर्ट कर दो, एक्सेस की, आपका सीक्रेट की और आपका AWS रीजन। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम में, जैसे मेरा ये लाइनक्स का सिस्टम है, इसके इन्वायरमेंट में तो मेरा क्रेडेंशियल आ गया है, बट जो आप फाइल लिखोगे, देखो फाइल जैसे लिखोगे तो यहाँ पे आपको उसके बाद ये एक्सेस कीज़ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वेरिएबल से ही ले लेगा, ठीक है, वो वेरिएबल से ले लेगा। तो ये जो दो चीज़ें जो हमने एक्सपोज कर रहे थे ना, ये हम हटा देंगे। आप चाहो तो रीजन को रख सकते हो, मर्जी है आपकी। देखो वहाँ पे जब एक्सपोर्ट करते हो तो रीजन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो मर्जी है, डिफ़ॉल्ट रीजन वो हो जाएगा। लेकिन आप जो आपके टेराफॉर्म के जो फाइल्स लिखोगे ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो लिखोगे, उस पर आप रीजन अपने हिसाब से दे सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ पे एक्सपोज कर दिया, मतलब आपने वेरिएबल सेट कर दिया तो यहाँ पे नहीं डाल सकते, तो उसके हिसाब से आपके अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप ही ले लेगा वो। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इसके बाद ये दो तरीके हैं, एक तो AWS CLI से आप कर लो, दूसरा जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल से कर लो। तो वहाँ से क्रेडेंशियल डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो सीक्रेट क्रेडेंशियल्स की है जो भी है वो आपका एक्सपोज नहीं होगा बाहर। ये दो तरीके हैं। अगला तरीका जो है हमारे पास, हम बात करते हैं SSO की, कि इससे भी ऊपर है। देखो ये तो वो है कि जहाँ पे आपके 4-5 लोग हैं डेवऑप्स वाले बंदे, वो काम कर रहे हैं चुपचाप, ठीक है, यही है। इसमें क्या है भाई, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल क्रिएट कर दो, सीक्रेट की क्रेडेंशियल कर दो, भाई क्रिएट कर दिया उन लोगों ने। लेकिन ये एक्चुअल में ना एक बड़े लार्ज इंटरप्राइज के लिए रिकमेंडेड नहीं होता, कोई भी वहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल क्रिएट करके देता नहीं है। सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है वो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो ऐसा सीक्रेट या एक्सेस की क्यों नहीं देते, उसको हम समझेंगे। तो यही पे हम बात कर रहे थे हमारे SSO। देखो SSO क्या है, हम पहले भी कई बार SSO पढ़ चुके हैं, ठीक है। SSO का मतलब यही होगा कि देखो आप जब भी ऑन बोर्ड होते हो किसी कंपनी में, वहाँ पे वो आपका एक Office 365 का एक यूज़र नेम पासवर्ड बना देता है। वहाँ से आप क्या करते हो भाई, आउटलुक अपना हो गया, आपका कंपनी का जो पोर्टल है, पेरोल के पोर्टल है, और भी HR के पोर्टल कई सारे होते हैं, सर्विस नाउ होता है, आप उसी सेम एक क्रेडेंशियल से आप लॉगिन करके सब चीज़ करते हो। सेम क्रेडेंशियल्स आप चाहो तो, क्योंकि आप IT में काम कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे दिया जाएगा, एडमिन प्रिविलेजेस, उसी के लिए आप सेम एक SSO से आप पूरे के पूरे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर सकते हो। भैया परमिशन आपको अलग से मिलेगा ना उसका, कि AWS का परमिशन है भाई, इसको आप बोल दो कि ये एडमिन वाला परमिशन, इसको 2-4 परमिशन दे दो, इस पे ये काम करेगा। सेम इसी तरीके से जो बड़े एंटरप्राइज होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो करते हैं SSO के थ्रू। एक जगह सेंट्रलाइज आपका SSO मतलब क्रेडेंशियल मैनेज होगा, और उसी से उसमें अलग अलग परमिशन डाल के, भाई आप IT वाले हो तो आपको अलग से परमिशन, अकाउंटिंग वाले हो तो अलग से परमिशन, सबका परमिशन एक जगह से होता है। जिस दिन आप कंपनी छोड़ के गए, बस एक यूज़र को उन्होंने डिसेबल करना, आपका सब जगह से वो डिसेबल हो जाएगा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो गया ना। तो जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो इसी अप्रोच पे काम करती हैं, और आप कभी भी जाओगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, आपको कोई भी वहाँ पे सीक्रेट की देने वाला नहीं है। थोड़ा और बात करते हैं SSO के बारे में। अगर मैं बात करूं कि SAML टू AWS, देखो ये एक ना कह सकते हैं इसको कि एक छोटा सा CLI टूल है, मतलब कमांड लाइन पे चलने वाला टूल है, इसको समझेंगे। अब SSO की ज़रूरत कॉम्प्लेक्स जो आपके बड़े एंटरप्राइज क्लास के जो कंपनीज होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। अब टेराफॉर्म की बात करें, टेराफॉर्म को लेकिन SSO से कैसे जोड़ें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि टेराफॉर्म तो एक इंडिविजुअल, एक क्या कहें उसको, एक इंडिविजुअल एक EXE है, उस पर तो SSO का कोई सिस्टम होता नहीं कि उसके अंदर भी कुछ कमांड्स हो SSO से कैसे जुड़े। तो ऐसा कुछ वो सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। इसीलिए
आपका टूल आता है सैमल टू AWS। ये क्या कमांड लाइन टूल है, ऑथेंटिकेट करता है आपके क्लाइंट्स को थ्रू AWS CLI, टेराफॉर्म एटसेट्रा। सैमल टू AWS ये क्या करता है ना, आपके टेराफॉर्म में भी ऑथेंटिकेशन का आपको दे देता है जुगाड़। सैमल हम जानते हैं कि जो ऑक्टा है, ADFS है, ये सैमल यूज़ करते हैं, तो वो आपके क्या आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हैं। ADFS और कहने का मतलब जो ऑफिस 365 होता है उसके पीछे क्या होता है, एज़्योर AD होता है ना, तो एज़्योर AD ADFS पे जो है ADFS के जैसे ही है और वो चलता है सैमल पे। ऑक्टा भी सेम ऐसी है, मतलब दो तो सैमल पे चलते हैं, और भी अलग अलग हैं, वो भी इंटीग्रेट होते हैं, उनका तरीका अलग हो सकता है, बट ये जो EXE है सैमल टू AWS आपको AWS CLI और टेराफॉर्म दोनों को SSO से जोड़ने का तरीका देता है। ये गिटहब में एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी चलता है ये। और यहाँ पे क्या यूज़ होता है आपका, जो एक्सटर्नल जो आपके ऑथेंटिकेशन होते हैं थ्रू ऑक्टा या ADFS सैमल के अंदर, ठीक है, सैमल वाले कोई भी आपको प्रोवाइडर मिल जाए, ऐसे कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सैमल यूज़ होता है। आप सैमल के थ्रू देखो मोस्टली ऑफिस 365 ही चलता है, एज़्योर AD ही चलता है, या एक्टिव डायरेक्टरी चलता है, सब में सैमल ही चलता है, ठीक है। तो सैमल वाला है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, टेराफॉर्म भी आपका मैनेज हो गया ना। आप टेराफॉर्म को भी यूज़र आप सैमल टू AWS यूज़ करके उसको भी SSO से जोड़ सकते हैं। इसको हम देखते हैं। यूज़ केस ऑर्गेनाइजेशन जो ऑक्टा यूज़ करता है या मतलब सिंगल साइन ऑन के लिए यूज़ करता है SSO के लिए, जो उनके जो आइडेंटिटीज उसको मैनेज करता है, उनके लिए यूज़ केस है, मतलब वो यूज़ करते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इंटरैक्ट करना होता है AWS के रिसोर्सेज को, टेराफॉर्म के डिप्लॉयमेंट्स को। सैमल टू AWS क्या है, ऑटोमेट करता है आपके प्रोसेस को फॉर टेम्पररी AWS एक्सेस की। आप समझ रहे हैं, एक टेम्पररी आपको एक्सेस की देगा जिसको आपका रियल टाइम में टेराफॉर्म यूज़ करेगा। आप देखो कैसे SSO का सिस्टम हो रहा है भाई, एंटरप्राइज में इसी तरह से काम होता है। आप थोड़ा सा इसमें भी घूम जाओगे, लोग इसको बताते नहीं हैं कि भाई आप बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहाँ टेराफॉर्म कैसे यूज़ करोगे, वहाँ पे थोड़ी ना आपको सीक्रेट की एक्सेस की दे देगा ऐसे ही। तो ये कुछ अलग अलग आपके एक सॉल्यूशंस है जो कई कंपनियां यूज़ करती हैं। सैमल टू AWS के अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ये एक फ्री सॉल्यूशन है और इस मतलब काफ़ी अच्छा इसका यूज़ केस है, काफ़ी अच्छा ये चलता भी है। इसमें अभी काम कैसे करता है, सैमल टू AWS क्या होता है, AWS सिक्योरिटी टोकन STS जिसको हम कहते हैं, हमने पहले अपने AWS क्लास में पढ़ रखा है। ये वाला क्या करता है, ये सिक्योरिटी STS यूज़ करता है। फिर IDP जो होता है हमारा आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, और सैमल 2.0, ये तीन चीज़ें को, तीन मतलब टेक्नोलॉजीज ये यूज़ करता है। AWS STS क्या करता है, आपको एक टेम्पररी क्रेडेंशियल, आपको अच्छे से पता है ना कि STS जो हमारा सिक्योरिटी टोकन है वो टेम्पररी आपको एक्सेस देता है आपके AWS रिसोर्सेज के लिए, तो इसी को यूज़ किया गया है यहाँ पे। ये क्या करता है भाई, आइडियल है आपके जो एक्सेस को या जो डेलीगेट करना है एक्सेस को, भाई आप एक जो रूट लेवल के आप या मेन एडमिनिस्ट्रेटर हो आपके पूरे कंपनी के, तो आपके जो नीचे के जो लोग हैं डेवऑप्स के बंदे हैं उनको भी आपको एक्सेस देना पड़ेगा, तो वो इसी कहते हैं डेलीगेट करना है एक्सेस को। तो आप STS के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। हमने लास्ट मतलब कई सारे वीडियो में देखा था हमने। ये लॉन्ग टर्म में क्या होता है, AWS सिक्योरिटी क्रेडेंशियल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये टेम्प्रेरी बेस पे आप उनको दे सकते हो, मतलब काम के लिए जब भी वो इसको यूज़ करेंगे तब एक टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल होगा और उसके थ्रू एक्सेस करेंगे, जैसे वो बंद कर देंगे उनका ख़त्म हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ऑन डिमांड वो चलता है, इसको हम अच्छे से जानते हैं, बाकी और इसको डिस्कस करेंगे। अब रोल क्या है इसका, सैमल और IDPS का। जो हमारा IDPS है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, मैनेज करता है डिजिटल आइडेंटिटी को, आपके यूज़र्स को। सैमल क्या करता है भाई, ओपन स्टैंडर्ड एक आपका एक्सचेंज करता है आपके ऑथेंटिकेशन को और ऑथराइज करता है दो अलग अलग प्रोवाइडर्स IDP और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में ये डेटा का आदान प्रदान करता है, ऑथेंटिकेशन करता है कि भाई हाँ ये डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, अब मैं इसको ऑथराइज कर रहा हूँ या इसको मैं अब दे रहा हूँ परमिशन कि भाई आप इस पर जो करना है आपको कर सकते हो। तो ये कौन करता है, सैमल। इसी को कहा गया है कि ओपन स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, एक्सचेंज करता है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइज करता है। तो सैमल का यहाँ पे बहुत काम है। AWS क्या सपोर्ट करता है, सैमल का 2.0 वर्जन। सैमल बेस्ड अगर मैं बात करूँ फेडरेशन सिनारियो की, तो यूज़र क्या करता है ना, रिक्वेस्ट करता है एक्सेस, भाई किसी रिसोर्स को भाई मुझे एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आपके IDPs है या आइडेंटिटी प्रोवाइडर है उससे पहले बात करता है, ठीक है, कि ऑथेंटिकेट करो यूज़र को। आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या करता है, जनरेट करता है एक सैमल का एसर्शन। आप एसर्शन का मतलब समझ लो कोई कोड होगा, ऐसा मान के चलो, टोकन मान के चल लो, एक टोकन जनरेट करेगा
और टोकन अगर ट्रू होगा भाई सक्सेसफुल कर देगा ऑथेंटिकेशन को। फिर AWS क्या करेगा उसके बाद, कॉल करेगा STS सर्विस को कि भाई सैमल का भाई टोकन जो है आ गया है, उसका एसर्शन हो गया है, अब आप क्या करो, दे दो इसको परमिशन। तो STS के थ्रू परमिशन मिल गया। तो एक वर्क फ्लो है ये कि कैसे ये काम करता है। थोड़ा सा हमें ना इस पर और डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये क्या है ना, एक प्रोफेशनल सर्विस है, ठीक है। आप किसी बड़े कंपनी में काम करने जाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, आपको ये जानना जरूरी है। और इसके इर्द गिर्द ही बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं आपके सर्टिफिकेशन में, ठीक है। आर्किटेक्चर देखते हैं इसका थोड़ा सा। तो ये इसका आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आपके यूज़र्स हैं, ऑक्टा मान के चलो, ऑक्टा है या आपका ADFS है, जो भी हो, यहाँ पे यूज़र्स एंड ग्रुप्स वगैरह इनके होंगे। ये लॉगिन करेगा, कहाँ पे करेगा, थ्रू सिंगल साइन ऑन AWS के। यहाँ पे जाएगा, ये सिंगल साइन ऑन का परमिशन यहाँ पे पहले से बने होंगे, यूजर्स एंड ग्रुप्स होगा। ये क्या करेगा, एज्यूम करेगा आपके, मतलब सैमल के थ्रू करेगा, एज्यूम करेगा किसको, STS के थ्रू, है ना। और यहाँ पे अगर आपका अगर कंट्रोल टावर ऑलरेडी है, ये मास्टर अकाउंट की बात हो रही है, ये आपका मास्टर अकाउंट है और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग अकाउंट्स हैं। तो मास्टर अकाउंट में जाके वो क्या करेगा, STS के थ्रू सैमल एसर्शन करेगा, वहाँ से उसको कोड मिलेगा, ऑक्टा उसको फिर वापस भेजेगा, कहेगा भाई मैं इसको ऑथराइज़ करता हूँ। ऑथराइज़ करने के बाद वो IAM के जैसी होगा, यहाँ पे एज्यूम कर लेगा रोल को। भाई आप रोल बनाओगे ना वहाँ पे कि टेराफॉर्म यूजर्स नाम का एक रोल बना दोगे, या टेराफॉर्म एडमिन्स या डेवऑप्स टेराफॉर्म ऐसा कुछ बना दोगे। उनको परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन दोगे उनको कि भाई ये RDS का एक ये बना सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, मतलब उसको परमिशन आप पहले से देख रखोगे, जिससे वो टेराफॉर्म का एक आपको आप पहले से मतलब एक सेट बना के रखोगे कि ये टेराफॉर्म के परमिशंस है और ये रोल मैंने बना रखा है। इसी को एज्यूम करना है उनको, जो ऑक्टा से या कोई भी जो SSO से वो घूम के आते हैं, मतलब ऑथराइज हो के आते हैं, तो वही परमिशन को एज्यूम कर लेगा। वो एज्यूम करने के बाद रीडायरेक्ट कर देगा उसको, कहाँ पे भाई, जोन सा आपका अलग अलग अकाउंट है। अब उसको आपने मान लो आपके पास 25 अकाउंट है, जिसमें 5 अकाउंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। भाई मास्टर की तो बात ही छोड़ दो, मास्टर पे तो होगा नहीं किसी का, उसमें रूट यूज़र का होगा। बाकी जो अलग अलग अकाउंट्स है भाई, कुछ अलग डिपार्टमेंट्स के भी हो सकते हैं ना। आपका डिपार्टमेंट अलग है, आपका प्रोजेक्ट अलग है, तो आपको 3 अकाउंट में काम करना है, तो 3 अकाउंट का आपको दे देगा परमिशन। कोई आदमी का भाई थोड़ा ऊपर लेवल है भाई, उसको 10 अकाउंट का दे देगा। तो ये सब कैसे होता है, ये इसी तरीके से होता है। ये आपका एक आर्किटेक्चर है, एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर। इसको आप फॉलो करके ना, जो बड़े बड़े जो एंटरप्राइज है यही फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि सैमल टू AWS वो क्या करता है। देखो ये क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस को, ये ऑटोमेट करता है एंटायर प्रोसेस को, मतलब ट्रांसपेरेंट रखता है यूज़र का, जो भी उसका जो काम है ऑथराइज करने का, जो भी चीज़ें हैं। ये सेव करता है काफ़ी अच्छे टाइम, मतलब काफ़ी उनका जो टाइम है एफर्ट को बचा के रखता है कि बार बार जो AWS के सर्विसेज से ना बात करने का जो तरीका है कमांड लाइन के थ्रू, तो वो टाइम और एफर्ट को ऑटोमेट कर देता है सैमल टू AWS। थोड़ा जानते हैं सैमल टू AWS दिखता कैसे, क्या है, कहाँ है। देखो समझ तो, देखो पढ़ना अलग चीज़ है, थ्योरी है, ठीक है भाई, होता होगा कोई चीज़, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि भाई ये दिखता कैसे है। ये थोड़ा सा समझते हैं कि भले कन्फिगर ना कर पाएँ, ऐसा मेरे पास अभी इन्वायरमेंट नहीं है कि मैं इसको कन्फिगर कर पाऊँ, बट एक देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। सैमल टू AWS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिटहब का आप एक रेपो है, मतलब प्रॉपर इन्होंने मैनेज करते हैं ये। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट जो अपडेट वगैरह है ना, बिल्कुल रिसेंट अपडेट है, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको, 3 महीने में, या लास्ट ईयर दिख रहा है, कुछ पहले से हो रखा है। 3 मंथ्स का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, उससे पहले का तो नहीं दिख रहा, लास्ट मंथ भी दिख रहा है, मतलब पिछले महीने ही इन्होंने कुछ अपडेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका जो सैमल टू AWS है, उसी का वही सॉफ्टवेयर आप ऐसा मान के चलो। इसका रिलीज़ जो है आप तो लेटेस्ट जो है वो 2.3.6.18 है, ठीक है। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो ये मतलब ओपन सोर्स टूल है, इसका कोड आप अपने से देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। बना आपको चाहिए तो आप रिलीज फाइल्स को डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंस्टॉल करने का तरीका, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। CLI टूल विच इनेबल्स यू टू लॉग इन एंड रिट्रीव AWS टेम्पररी क्रेडेंशियल्स यूजिंग ADFS एंड पिंग फेडरेटेड आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, ठीक है। सेटअप करने का तरीका, प्रोसेस गोज समथिंग लाइक दिस। सेटअप कर लो, बोल रहा है LES के थ्रू, प्रॉम्प्ट यूज़र ऐसे बोलेगा, लॉगिन आइडेंटिटी प्रोवाइडर, सैमल एसर्शन, तो ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कि भाई ऐसे काम करता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स है आपका डॉक्यूमेंट के लिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, IDPs, ADFS होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी इसके अंदर आ गया, एजोर AD आ गया, पिंग फेडरेट आ गया, ऑक्टा आ गया, की क्लॉक आ गया, गूगल के ऐप्स भी आ गए, यहाँ पे सिबोलेथ है,
F5 APM है, अकमाई भी है, वन लॉगिन भी है, नेट IQ, ब्राउज़र बेस्ड भी है ये, प्लेराइट गो, ऑथ ज़ीरो, जंप क्लाउड। ये जो है ना जंप क्लाउड तो काफ़ी फेमस है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, आपको इतने में से आपका कोई भी अगर फॉल करता है आपके पास, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका ऑफिस 365 पे सेंट्रलाइज लॉगिन आपका होता है, मोस्टली आज के डेट में कंपनी ना एजोर एडी यूज़ करती है, ठीक है, तो ये तो फॉल करेगा। उसके अलावा ऑक्टा, भाई ऑक्टा भी चलता है, की क्लॉक और जंप क्लाउड और ऑथ ज़ीरो भी बहुत चलता है, ठीक है। आप अगर ईस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पे अकमाई वगैरह बहुत चलता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। गूगल भी आपको दे रहा है, गूगल के ऐप्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। सैमल कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ये बोल रहा है। कुछ कैवेट्स भी बता रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर है, सेशन ड्यूरेशन वगैरह कुछ कैवेट्स है इसके। इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल ब्रीव, होम ब्रीव। मैक ओएस में आप सिर्फ आपको लिखना है ब्रीव इंस्टॉल सैमल टू AWS, इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज़ में चॉको के थ्रू, जो चॉकलेटी है ना आपका, एक जैसे पैकेज मैनेजर होता है ना आपका, ऐप्ट होता है आपका, स्नैप होता है, जैसे होम ब्रीव होता है, ऐसे चॉको भी होता है, उसको हम चॉकलेटी कहते हैं। इससे मतलब चॉकलेटी क्यों आया, तो देखो आपके उबंटू में अलग अलग, इवन मैक ओएस में भी पैकेज मैनेजर है बहुत सारी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए भाई, है ना। तो विंडोज़ ने भी कॉपी मार के कह लो, अब जैसा आप उसको समझो, उन्होंने चॉकलेटी यूज़ किया। चॉकलेटी को आप इंस्टॉल कर लो थ्रू पावर सेल, और जैसे उबंटू में या मैक पे हम पैकेजेस और अपने आप CLI से डाउनलोड करके इंस्टॉल वगैरह करते हैं, तो वो भी वैसे ही काम करता है। तो विंडोज़ में भी थ्रू चॉको आप कर सकते हो। चॉकलेटी आपको एक पैकेज है, वो आप इंस्टॉल कर लो, फिर आपको लिखना यहाँ पे चॉको इंस्टॉल सैमल टू AWS, तो ये आपका विंडोज़ का कर देगा। लाइनक्स में क्या है, अगर आपका ब्रीव है, ऑब्वियसली बात है, अगर ब्रीव आपका है तो ये ब्रीव के थ्रू भी इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब मैक में और लाइनक्स में एक जैसे ही होते हैं। उबंटू का थोड़ा सा बता रहा है कि उबंटू में आपको करना है कि अलग तरीके से करना है, तो भाई इतने सारे कमांड है, ये आप कमांड डालते जाओ और ये कर देगा। अदर भी बताया यहाँ पे, U2F, सैमल टू, मेक इंस्टॉल, ठीक है। मंजारो लाइनक्स का बताया है, ऑटो कंप्लीट, बैश, ZSH, काफ़ी सारी चीज़। यूसेज बताया कि भाई यूसेज क्या है, सैमल टू AWS फ्लैग्स कमांड्स आर्ग्यूमेंट्स, तो ये फ्लैग्स कमांड्स आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब ये इसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। सबसे पहले एक बार इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल होगा। ये देखिए कुछ आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट भी बता रहा है, तो एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। इसके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ों को ना ऑटोमेट कर सकते हो। ये कमांड्स है, इसको सैमल टू AWS कॉन्फ़िगर करोगे, प्रोवाइडर बताओगे, काफ़ी सारी चीज़ें बताओगे और उसके थ्रू ये हो जाएगा। एक बार कोशिश करते हैं कि होम ब्रीव के थ्रू कैसे होता है। अगर उबंटू की मैं बात करूँ, मैं ऑलरेडी मैं उबंटू पे हूँ, मैं चाहूँगा कि उबंटू पे ही एक बार करके देखें, भले इसको कंप्लीट ना कर पाए लेकिन समझ तो आए कि ये दिखता कैसे है। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में तो बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है। तो उबंटू में मैं हूँ, बोल रहा है कि सम यूजर्स ऑफ उबंटू हैव रिपोर्टेड इश्यूज विद अदर्स इंस्टॉल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड रिपोर्ट दैट द फॉलोइंग टू वर्क मे रिक्वायर्ड यूजिंग सूडो कमांड लाइक फॉर द MV फंक्शंस, ठीक है। तो ये कमांड बोल रहा है, ये भाई इतने सारे कमांड बोल रहा है, इसको आप कर लो कॉपी बोल रहा है। एक तो ये तरीका है, बाकी स्नैपडीबी भी देख सकते हैं। स्नैपडीबी में शायद नहीं होगा, स्नैप सर्च ऐसा कुछ कमांड होता है, स्नैप सर्च सैमल टू AWS। और इसमें होता होगा तो इससे इंस्टॉल कर लेंगे, इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। मैं यहाँ कहता हूँ उबंटू के लिए, देखो ये पहले से बता भी दिया कि कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ डायरेक्ट से कॉपी कर देता हूँ, इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। तो ये अपने आप ना काफ़ी सारे चीज़ इंस्टॉल करके आपको ये दे देगा, सैमल टू AWS। ये देखिए आप यहाँ पे इसने ना इंस्टॉल करके दे दिया आपको। मैं लिखता हूँ सैमल टू AWS माइनस वर्जन 2.3.16, ये हो गया इंस्टॉल। इतना सिंपल था, डायरेक्ट कॉपी किया, पेस्ट किया, आ गया। काम करने का तरीका एक बार इसको समझते हैं भाई कैसे काम करता है। डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम जाएंगे तो ये बोल रहा है कि कॉन्फ़िगर करने का एक बोलेगा सैमल टू AWS कॉन्फ़िगर, ऐसे कुछ होगा। एग्जैक्ट कमांड है यहाँ पे, ये देखिए ये मेरा स्टार्टिंग ये कमांड है, सबसे पहला कमांड मेरा यही है। ये देखिए ये इस तरह से थोड़ा चलेगा इसमें कि आपका कौन सा आप इसको यूज़ करना चाहते हो। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं ADFS यूज़ करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक कर लो, एज्योर से कर लो, डिफेंडर से कर लो, VIP कर लो, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको MFA, भाई MFA कौन सा आपके पास ऑटो वाला है। प्रोफाइल का नेम, अब देखो यहाँ पे प्रोफाइल का नेम डालना पड़ेगा। प्रोफाइल का नेम क्या होगा आपका डिफ़ॉल्ट, भाई अगर आपने ऑलरेडी अगर
AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाया हुआ है तो एक प्रोफाइल बनाता है ना आपके AWS के अंदर, तो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा URL। अब देखो, अब एसर्सन का URL, देखो IDPs के अंदर क्या होता है, जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर होता है, सैम्पल एसर्सन होता है, तो एक आपको पहले आपका जो ऑथेंटिकेटर है वहाँ का एक URL देना पड़ेगा, फिर वो हिट करेगा आपके दूसरे उस पर, और उसके बाद वापस आएगा फिर से आपके एक अलग URL पे, रिटर्निंग URL पे। तो आपको ये पूरा चीज़ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप देखो ये सब चीज़ आप यहीं से CLI के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। बाकी मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा, इससे क्या होगा ना, मेरा जो AWS का अकाउंट है वो अफेक्ट हो सकता है, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसा नहीं करना चाहता। बस यही आपको तरीका है, जब भी आप एंटरप्राइज़ पे काम करते हो तो ये आप यूज़ करके IDPs यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसको मैं फ़िलहाल तो मैंने कैंसिल कर दिया। बाकी तरीका यही था SAML टू AWS को इंस्टॉल करने का। वर्जनिंग की बात करेंगे थोड़ा सा, चलिए तो बात करते हैं TF स्विच की। ये आपका TF स्विच vanbox.com, ये आपका ऑफिशियल आपका वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंस्टॉलेशन में देखते हैं। विंडोज़ के लिए कह रहा है कि कंपैटिबल तो है ये TF स्विच विच इज़ कंपैटिबल विद द सिस्टम वी आर बिल्डिंग बाइनरीज, तो बना रहे हैं 32 बिट और 64 बिट ARM6 और ARM7 के लिए भी बना रहे हैं। रिलीज़ पेज के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, गिटहब का पेज है। और होम ब्रीव मतलब मैक के लिए ब्रीव इंस्टॉल, ये लिनक्स के लिए एक सिंपल सा कमांड है, कर्ल कर लेगा ये। install.sh है, install.sh एक स्क्रिप्ट होगा, स्क्रिप्ट के थ्रू ये बैश को यूज़ करके इंस्टॉल कर देगा। तो ये सिंपल सा स्टेप है ये। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल स्क्रिप्ट ये जो है, उसके बारे में बता रहा है ये कैसे होगा ये। कंपाइल मतलब अब इसको अगर आप कंपाइल करना है ना, इंस्टॉल फ्रॉम सोर्स करना है, तो ये सब तरीके हैं। यहाँ पे आप सोर्स कोड देख सकते हैं। सोर्स कोड की बात करूँ तो मैं, ये मेरा सोर्स कोड है, गिटहब में पड़ा हुआ है। इसको काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से हमें देखने को मिलेगा। इंस्टॉलेशन TF स्विच, ये है आपके बाइनरी का नेम। विंडोज़ के अंदर ये बना रहे हैं, बताया इन्होंने। मैक के अंदर आराम से इंस्टॉल हो जाता है। लाइनक्स के अंदर भी देखो, ये एक सिंगल कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हो। जो आर्क लाइनक्स है उसके लिए भी इंस्टॉल फ्रॉम सोर्स, तो यह डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब उसमें आपको जो बिल्ड टूल्स हैं, C++ है, जो मतलब जो भी C के जो चाहिए होंगे, जिस पे बैंक बना हुआ है या गो पे बना हुआ है, जिस पे बना हुआ है, वो आपको बिल्ड टूल्स चाहिए होगा। उसके थ्रू आप इसको कंपाइल करके अपने हिसाब से उसको एक सी बना सकते हो, ठीक है। क्विक स्टार्ट बता रहा है, TF स्विच एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और कमांड वगैरह भी देखेंगे इसके अंदर। यहाँ पे इंस्टॉल की बात कर रहा था, मैं एक बार इंस्टॉल करके ज़रूर देखना चाहूँगा ये सच में कैसे काम करता है, ये क्या मतलब किस तरीके से ये यूज़ में आता है। बस डैट मैंने ये लिख दिया, ये इसको रिसीव कर लिया इसने। और फाउंड वर्जन बोला, टेराफॉर्म का वर्जन ये इसने फाउंड कर लिया। TF स्विच, अब मैं लिखता हूँ TF स्विच, क्या कहता है ये देखिए, बिल्कुल। तो ये जो है आपका अलग अलग आपके वर्जन्स हैं। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे और उस पर स्विच करोगे, ये देखिए ये डाउनलोड अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद ये अपने आप आपके वर्जन्स बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको स्विच करते हो। अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, वो अपने आप इसको पिक कर लेगा, जैसे कि इसने यहाँ पे पिक किया हुआ है। किसी और वर्जन के लिए अपने आप डाउनलोड कर लेगा, अपने आप ही वो डाल देगा। तो TF स्विच एक बहुत ही हैंडी टूल है। थोड़ा और इसके आगे समझेंगे। इंस्टॉलेशन तो देखा हमने, यूसेज की बात करते हैं। जनरल में क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि 7 मेरे पास ना डेफिनेशंस है। भाई कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू करेगा, कुछ करेगा टेराग्रंट के थ्रू करेगा, कोई रूट मॉड्यूल के थ्रू करेगा। तो अलग अलग इसके तरीके हैं करने के, और इस तरीके से आप इसको अपने टेराफॉर्म में मतलब जो डेफिनेशन प्रेसिडेंस है कि अगर वो होम के अंदर है तो सबसे पहला जो वर्जन है वो यही लेगा। दूसरा TF स्विच टॉमल, तो ये अलग अलग आपके डेवलपमेंट का या जो रन टाइम है उसके हिसाब से सेटअप है ये। तो प्रेसिडेंस बता रहा है कि पहले नंबर पे जो रहेगा उसको पहले लेगा, लास्ट वाले को, इन्वायरमेंट वेरिएबल वाले को सबसे लास्ट में लेगा, ठीक है। यहाँ पे बता भी रहा है ये। कमांड लाइन पे कैसे चलेगा, ये देखिए आराम से बता रहा है। देखिए यही मैंने जस्ट चलाया था, TF स्विच बोला तो देखिए डाउनलोड किया इसने, अपने आप इसने टेराफॉर्म -v किया। देखिए ये स्विच करने का तरीका है, सप्लाई वर्जन ऑन कमांड लाइन। कमांड लाइन पे भी आप वर्जन सप्लाई कर सकते हो। ऑल वर्जन देखने के लिए TF स्विच -l, पूरे वर्जन आपके दिखा देगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू TF_वर्जन, ये देखिए वेरिएबल। प्रोडक्ट
लेटेस्ट वर्जन ओनली, देखिए इसका स्विच है TF स्विच -U या TF स्विच लेटेस्ट, इससे लेटेस्ट वाला आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कमांड दिया है, बहुत ही हैंडी है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। कस्टम मिरर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, JFrog के अंदर बना हुआ है, ये अपना खुद के बना सकते हो। कन्फिग फाइल्स और देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। डायरेक्टरी यहाँ पे बता रहा है, CS डायरेक्टरी, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी के हिसाब से भी ये वर्जन को कर सकता है। TF फाइल में आप इसको कह सकते हो यहाँ पे कि भाई मेरे को ये वर्जन चाहिए, और स्विच करने के लिए वो अपने आप ही उसको स्विच कर लेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। TF स्विच RC फाइल, ये देखिए, ये आप फाइल बना दो, उसके थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है कि TF स्विच RC फाइल का देखो ये तरीका है, यहाँ पे भी वो बता रहा है। तो ग्राफिकल भी इसमें अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। कस्टम बाइनरी पाथ, ये देखिए होम बिन के अंदर आप कर सकते हो, मतलब अलग से अपना पाथ है उसके हिसाब से इसको बना सकते हो, आप कर सकते हो। हाँ, अगर मैं इसको ऑटोमेट करता हूँ, भाई मैं कहता हूँ कि CI/CD के थ्रू भी तो करके दिखाओ इसको, भाई वहाँ पे मैं कैसे करूँगा, वहाँ पे तो मैं लिख नहीं सकता ना, मतलब कैसे लिखेंगे या कैसे समझेंगे वो देखते हैं। CI/CD में आपको क्या करना पड़ेगा, जो TF वर्जन है जो CD फाइल है उसमें डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये कमांड डालना पड़ेगा। -D मतलब होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको फुल जो कमांड होगा TF स्विच -डिफ़ॉल्ट 1 2 3। ठीक है, ऑटोमेटिकली कैसे स्विच करेगा, बैश के थ्रू, ये रहा कोड, इस कोड को आप यूज़ कर सकते हो स्विच करने के लिए। ऑटोमेटिकली स्विच ZSH के अंदर कैसे करना, बैश जैसे होता है ना, वैसे जैसे सेल होता है, बैश होता है, वैसे ZSH भी होता है। इसके थ्रू आप .ZSH RC फाइल है, उस पर भी आप सेट कर सकते हो। ओल्डर वर्जन के लिए ये है। ऑटोमेटिकली स्विच विथ फिश सेल के थ्रू ये है। तो यह कोड भी आपको दे रखा है। एक CI/CD का एग्जांपल भी दे रखा है थ्रू जेंकिंस, ये भी हम समझते हैं। भाई जेंकिंस में क्या करना है, बिन बैश लिखना पड़ेगा, एको, यहाँ पे एको लिख दिया भाई, और इसको ऑटोमेट कर रहा है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल सब यहाँ पे कर रहा है। CH मोड मतलब पूरा इंस्टॉलेशन भी उसको ऑटोमेट कर रहा है। अगर आप इसी को जेंकिंस के थ्रू, अगर आप किसी कह लो कि आपको TF स्विच करना है किसी कंटेनर को बनाने के लिए, इमेज को बनाने के लिए, तो आप इस फाइल के थ्रू भी वो कर सकते हो। ठीक है, सर्कल CI सेटअप, भाई इसका ये पूरा आपका config.yaml है, सर्कल CI। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी छोटा सा मुझे लगा और काफ़ी अच्छा है, हैंडी टूल है ये, इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। एक कमांड है TF स्विच, जो देखते हैं कि वो वर्जन कैसे बताता है। TF स्विच TF, अच्छा TFSWITCH ऐसा था ना, ये देखिए। तो आपके ऑलरेडी कई सारे, देखो ये रिसेंट है, अभी जो मैंने स्विच किया ना, ये अपने आप उसने ले लिया। पीछे के वर्जन भी बताएगा, कितने सारे वर्जन बताएंगे आपको ये। आप जैसे इस पर किसी पे एंटर करोगे, देखिए रिलीज़ कैंडिडेट 1 है, ये 1.40 है ना, ये आपका फाइनल वर्जन है। तो आप जिस वर्जन में स्विच करना चाहो, अगर आपके सिस्टम में है तो ठीक है, नहीं है तो अपने आप इंस्टॉल करके बना लेगा और स्विच भी कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका है। अभी मेरा वर्जन 1.2.3 था शायद, आई थिंक। मैं कहता हूँ इसको टेराफॉर्म माइनस वर्जन ऐसे कुछ था। यहाँ पे टेराफॉर्म 1.9.6 आ गया है। ठीक है, मेरा 1.2.3 था, ऐसा था कुछ। एक बार देखते तो समझते हैं। विच टेराफॉर्म, ये कमांड देखते हैं। ये देखिए, यूज़र लोकल बिन में चला गया। मेरा पहले यहाँ पे नहीं था, मेरा यूज़र एस बिन के अंदर था मेरा। मैं अगर जाऊँ वहाँ पे, इसको करता हूँ TF स्विच, ऐसे कुछ था। यहाँ पे मेरा जो रिसेंट है, देखो 1.8.3 है, 1.98, देखिए अलग अलग हैं ये मेरे, काफ़ी सारे हैं। ये रिसेंट है, 1.98 में आना है, मैं एंटर करूँगा, देखो इसके पास नहीं मिलेगा, ये अपने आप डाउनलोड कर लेगा। अब मैं कहता हूँ इसको भाई कि टेराफॉर्म डैश वर्जन ये बताओ, तो ये बता देगा 1.9.8, इसमें स्विच हो चुका है। तो ये हैंडी टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है, ये काफ़ी जगह काम आता है आपके, जो आपके जैसे आप टेराफॉर्म के अलग आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखने पड़ेंगे, तो वहाँ पे कोई वर्जन देना पड़ता है ताकि आप उसके जो स्टेट फाइल है उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो आई होप ये आपको टूल अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एक इंटरप्राइज में ये एक बहुत हैंडी टूल है, काफ़ी अच्छे से ये यूज़ होता है। आप जब वहाँ पे जाते हो तो आपको इस ग्रेड का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल डीप में पढ़ें। तो डीप में पढ़ने का मतलब यही होता है, बस बहुत सारे एक्स्ट्रा जो टूल्स होते हैं इसको अच्छे से कैसे बनाते हैं, उसके जो तरीके हैं
उसको हम यहाँ पे समझे हैं, ठीक है। तो TF स्विच यही होता है। अगला हम जाते हैं हमारे आईडी पे। आईडी क्या है भाई, मैंने क्या किया, अपना विजुअल स्टूडियो कोड मैंने इंस्टॉल कर लिया। मैंने बोला उसको कि भाई WSL पे मुझे इसको सेट करना है। WSL भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। फिर मैंने क्या बोला इसको, WSL नाम का ये जो है मेरा जो एड ऑन है वो डाल दो। वो डालने के बाद जब मैं यहाँ पे गया, इसको बोला कि मेरा जो है WSL से जो मेरा जो डिस्ट्रो है उसी से कनेक्ट कराओ, उसी से कनेक्ट करा दिया। अब मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है वो, जब भी मैं न्यू टर्मिनल खोल रहा हूँ ना तो ये मेरे लोकल से खुल रहा है। तो मैंने एक और कमांड चला दिया CMD पे, बोल दिया डिफ़ॉल्ट यूज़र चेंज करके रूट बना दो। फिर बना दिया रूट। रूट बनने के बाद ये देखो ये रूट से खुलेगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का काम करूँगा या कुछ भी चीज़ चलाऊँगा, चाहे यहाँ से चलाऊँ चाहे यहाँ पे से चलाऊँ या कुछ भी करूँ, वो रूट से ही चलेगा। तो ये हो गया मेरा लैब सेटअप। अब यहाँ पे जो टेराफॉर्म की बात है कि टेराफॉर्म चलता कैसे है, कॉन्फ़िगर कैसे होगा, उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। हम अभी लैब सेटअप के अंदर ही हैं। एक एग्जांपल ज़रूर देखना चाहेंगे कि जो एग्जांपल है उसके हिसाब से हम कैसे इस पे हम काम करेंगे। हम क्या करते हैं, जो जो अभी हमने लैब सेटअप के लिए जो हमने किया हुआ है वो हम समझते हैं एक बार। ये तो मेरा एक छोटा सा कोड है, मैं एक और कोड आपको दिखाता हूँ। ये ठीक है, टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स AWS। टेराफॉर्म का वर्जन आप नीचे लिख सकते हो कि कौन सा टेराफॉर्म का वर्जन आपको चाहिए। AWS का जो प्रोवाइडर है उसके में भी आप वर्जन बता सकते हो कि भाई ये इस वर्जन पे है, भाई पुराने वर्जन पे आपने बना रखा है, नए वर्जन आपने वर्जन को दिया ही नहीं है तो भाई वो चलेगा नहीं ना। तो इस तरह से आपको वर्जन भी देना पड़ेगा। सोर्स हैसीकॉप के अंदर ही, जो हैसीकॉप का रजिस्ट्री है, मतलब टेराफॉर्म का जो रजिस्ट्री है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मॉड्यूल्स बने पड़े हैं जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसमें से हमारा ये वर्जन पे हमने बनाया था तो मैंने वर्जन आपको बता दिया। रिक्वायर्ड वर्जन कौन सा चाहिए, भाई मुझे टेराफॉर्म का 1.2.0 चाहिए, तो ये अपने आप इसको कर देगा, ठीक है। प्रोवाइडर, भाई ये प्रोवाइडर है मेरा। भाई रीजन, ये रीजन है मेरा। रिसोर्स, भाई मुझे ये रिसोर्स चाहिए। फिर मैंने बोला AMI ये चाहिए, T2 माइक्रो चाहिए, और ये मेरा, मैं इसको लिख देता हूँ माई टेस्ट ऐप। ये मैंने बोल दिया टैग डाल देना भाई मेरे EC2 पे। अब बात आती है इसकी फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक एक्सटेंशन खोजता हूँ, नाम लिखता हूँ मैं इसका टेराफॉर्म। ऐसा कुछ तो होगा, कुछ तो मिलेगा मुझे। यहाँ पे जो एडॉन्स डालने का तरीका आपको मिलेंगे बहुत, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें से भैया जो एडॉन है सबसे ऑथराइज है, सबसे अच्छा कौन है। एक देखो एंटोन कुलिकोव ने बनाया है टेराफॉर्म के नाम से। कुछ होगा इसमें एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट हम क्या करेंगे ना, हमेशा ऑफिशियल पे जाएंगे। तो मैं कहता हूँ इंस्टॉल कर दो भाई ऑफिशियल वाला टेराफॉर्म के। ये क्या काम करता है आपको पहले बता देगा यहाँ पे। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल टेराफॉर्म, इंस्टॉल ये बता रहा है सब चीज़ें, क्या क्या करता है वही बताएगा। फीचर्स, इंटेलिजेंस, अब भाई जब लिखोगे तो बोल रहा है एडिट योर कोड विथ ऑटो कंप्लीशन, अपने आपको कोड बताते जाएगा, सिंटेक्स का वैलिडेशन बताते जाएगा, हाईलाइट कराएगा उसको, कोड का नेविगेशन, फॉर्मेटिंग, स्निपेट्स, काफ़ी सारी चीज़ आपको दे रहा है एडवांस के अंदर। प्रॉपर प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। इंटेलिजेंस जो होता है काफ़ी काम का होता है। ये सब जितने भी चीज़ें हैं ना सब काम के हैं। तो इसलिए हम ये क्या करेंगे, इसको ज़रूर से डालेंगे। फिर मैं कहता हूँ इसको कि और कुछ है मेरे पास जो टेराफॉर्म में एक्स्ट्रा और काम आ जाए, जैसे कि ऑटो कंप्लीट। भाई मैं चाहता हूँ कि मैं जब लिख रहा हूँ ना तो ऑटो कंप्लीट भी हो जाए अपने आप। बताइए, देखो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AWS जैसे लिखा है इसने, देखो ऑटो कंप्लीट बता रहा है ये। तो ये भी चीज़ चाहिए ना, बिल्कुल ये चाहिए। मैं कहता हूँ इसको भी इंस्टॉल कर दो भाई। एक जो चीज़ जो मुझे बहुत प्रॉब्लम करती है वो यही करती है कि मैं कई बार ना भूल जाता हूँ ये कोट्स लगाने से। मैं इसको हटा दिया, देखो मान के चलो मैं गलती से भूल गया, भाई मैं लिखते जा रहा हूँ मैं भूल गया, या कहीं बीच से मैं भूल गया, तो देखो ये रेड दिखा दिया ना, ये मैं गलत बता दिया इसको। तो मेरे पास कुछ काश ऐसा कुछ ऐसा एक्सटेंशन होता विजुअल स्टूडियो कोड में जो मुझे ये एरर से भी बचा दे, ठीक है। उसके लिए सोचते हैं, समझते हैं, कुछ तो होगा। मैं कहता हूँ रेनबो ऐसा कुछ होगा, रेनबो ब्रैकेट्स ऐसे कुछ था, रेनबो ब्रैकेट्स। ये रहा, ये क्या कह रहा है, कोई मोहम्मद तलहू है, इसने बनाया है कस्टमाइजेबल एक्सटेंशन फॉर कलरिंग कलराइजिंग मैचिंग ब्रैकेट्स एंड मेक योर कोड अमेजिंग। ये अच्छा टूल लग रहा है मुझे। देखो मैं तो ब्रैकेट्स तो यूज़ करूँगा ना, देखो टेराफॉर्म जो है ब्रैकेट्स यूज़ करता है। तो ये हालांकि टेराफॉर्म से डायरेक्टली नहीं हुआ है, लेकिन ब्रैकेट्स को अच्छे से समझता है। मैं बोलता हूँ भाई इसको भी इंस्टॉल कर दो यार,
भाई ब्रैकेट्स तो मुझे पता चला, ब्रैकेट्स में ही बहुत लोग मार खाते हैं। भाई हम तो प्रोग्रामर है नहीं ना, हम तो डेवऑप्स के बंदे, हमें कहाँ प्रोग्रामिंग आती है। उनके लिए तो बहुत सिंपल है प्रोग्रामर्स के लिए। और अभी तो हम बनने वाले हैं प्रोग्रामर, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज है वो अलग है, टेराफॉर्म का HCL लैंग्वेज है, हम उस पर काम करना चाहते हैं। तो भाई इसको भी इंस्टॉल कर दो। तो ये हो गया मेरा लैब सेटअप। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ इसको देखूँ तो मुझे थोड़ा कोड समझने भी आना चाहिए कि भाई मैं यहाँ से कुछ चीज़ नया खोल रहा हूँ। मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट से लेके ना मैंने, देखो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट एक ही वो है, बट ऐसा नहीं है। ये जो ब्रैकेट है ये मैच करा रहा है इससे, देखो ये हाईलाइट हो गया, ये देखिए रेक्टेंगल बन गया इसके अंदर, ये भी एक बन गया। इसी तरह से ये जो है ना ये क्लोज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे कह रहा हूँ तो इधर भी तो क्लोज होना चाहिए। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपने यहाँ से खोला, यहाँ पे एक बड़ा ये इसको लिखा तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो कलराइज हो गया ये अपने आप, ये देखो ये नीला से नीला कलराइज हो गया, ये गुलाबी से गुलाबी कलराइज हो गया, ये फिर पीले से पीला हो गया। तो ये एक ये पूरा का पूरा एक स्टेक बन गया, मतलब एक सेट बन गया, पैराग्राफ की तरह मान के चलो। ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, भाई मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं, मैंने बोला भाई यहाँ पे मैंने खोला हुआ है तो भाई यहाँ पे क्लोज हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ भी मेरा कंप्लीट। तीसरा पैराग्राफ में चलते हैं कि मैंने यहाँ पे खोला है लेकिन इसका क्लोजिंग मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा, क्लोज करूँगा सबसे लास्ट में। मैं कहता हूँ इसको, ये लो भाई कर्ली डाल दिया मैंने, तो देखिए ये क्लोज हो गया। फिर मैंने इसको बोला भाई इसको क्लोज कर दो, ये भी क्लोज हो गया, इसके बीच में कुछ है नहीं, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। सिंपल सी बात है। इसको मैं कहता हूँ, अब मैं टेराफॉर्म कहता हूँ FMT। FMT क्या करता है, फॉर्मेट करता है, इसको फॉर्मेट करता है। बट अब ये कमांड चला नहीं, क्यों नहीं चला, क्योंकि भाई हमने तो इसको इनिशियलाइज किया नहीं ना, इसको इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है टेराफॉर्म इनिट। ये देखिए टेराफॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, यू मे नाउ बिगिन वर्किंग विद टेराफॉर्म। ठीक है, ये कर दिया इसने, बोल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कुछ आया कि नहीं आया। फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वो स्टेट फाइल बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। हमें समझना है कि भाई टेराफॉर्म इनिट चलाने से क्या फ़ायदा होता है। मैं यहाँ पे अब कहता हूँ टेराफॉर्म फॉर्मेट सही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं कहता हूँ इसको टेराफॉर्म एक बार वैलिडेट भी करके देखते हैं, वैलिडेट क्या कहता है। सक्सेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज़ वैलिड। भाई इस फाइल में कहीं पे भी कोई गलत नहीं है। अगर ये गलत होता ना तो ये बता देता भाई यहाँ पे इस लाइन में गलत है, तो आपको ये सुविधा भी दे रहा है टेराफॉर्म। मैं इसके बाद कहता हूँ टेराफॉर्म APPLY अप्लाई। लो जी, अप्लाई करते ही ये कुछ टेराफॉर्म TF स्टेट बन गया। क्या कह रहा है, नो चेंजेस, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन, टेराफॉर्म हैज़ कंपेयर्ड योर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट योर कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैंने इसको पहले बनाया होगा ना, इसलिए शायद ऐसा कुछ ये बोल रहा होगा। ठीक है, बाकी इसने कुछ मतलब ऑलरेडी इसने अगर हमारा वहाँ पे बना पड़ा होगा तो बता ही देगा कि ऑलरेडी वहाँ पे बना पड़ा है, मैच कर रहा है वो टेराफॉर्म स्टेट को। तो ये टेराफॉर्म स्टेट है, ये है आपका टेराफॉर्म स्टेट। वर्जन जैसे जैसे आपको चलाते जाओगे इसको, इसका वजन बढ़ते जाएगा। टेराफॉर्म का वजन बताएगा, ये लीनेज बताएगा, सीरियल नंबर है कि पहला आपने चलाया, दूसरा चलाया, तीसरा चलाया, आउटपुट क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या बने, वो सब का आपको स्टेट यहाँ पे दे देगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं बना क्योंकि मैंने शायद ना ऑलरेडी पहले चला रखा होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको स्टेट फाइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं कहता हूँ टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, एक ही कमांड से भी मेरा डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी डिस्ट्रॉय बोला है ही नहीं, शायद नो चेंजेस कुछ बोला होगा, या तो वहाँ को वैलिडेट नहीं कर पाया होगा, कुछ भी हो सकता है, इसको समझेंगे आगे। तो ये तरीका है आपका पूरा लैब सेटअप करने का, टेराफॉर्म के कमांड चलाने का। भाई मुझे और मेरे इस वाले विंडो पे जाने की ज़रूरत मुझे है ही नहीं। मैं इसको कर दूंगा एग्जिट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ से WSL लाइनक्स चल रहा है। आप लाइनक्स पे भी, आप विंडोज़ पे भी, सब पे यही कमांड चलना है, सब पे ऐसे ही चलने हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं कहाँ से कनेक्टेड हूँ, AWS से। मेनली हम काम करेंगे AWS पे। एजोर पे भी ऐसा है, बस थोड़ा सा जो प्रोवाइडर वगैरह है, दो चार चीज़ें बस वही होता है। बाकी कमांड और जो चलाना होता है, जो आपके ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे एक जैसे ही होते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। आज हमने काफ़ी अच्छे से समझा कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, भाई वर्जन स्विच करना क्यों ज़रूरी है। हमने देखा कि SSO क्यों चाहिए, हमें AWS CLI के थ्रू ही ऑथेंटिकेशन क्यों करना चाहिए। लोकली अगर हम कर रहे हैं तो भाई आप वेरिएबल इन्वायरमेंट के अंदर आपका क्रेडेंशियल डाल लो, आपको एक्सपोज ना करना पड़े। जैसे आप कोड अपलोड करोगे गिटहब में आपके दूसरे बंदों के लिए, तो वहाँ पे भी तो कन्फ्लिक्ट करेगा ना। तो उससे बचने के लिए भाई आप वेरिएबल में डाल लो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। एंटरप्राइज क्लास में SSO के थ्रू कर लो, SAML टू AWS को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लो। भाई उसके थ्रू आप अपने पूरे कंपनी को आप एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो कि भाई SSO यहाँ से हम इसको कर लेते हैं। वो क्या काम करता है, AWS और
टेराफॉर्म, दोनों को एसएसओ का फीचर देता है, स्पेशली उसी के लिए इसको बनाया गया है। टीएफ स्विच के थ्रू हमने स्विच करना सीखा। भाई अब किसी पुराने वर्जन पे बना है आपका टेराफॉर्म, आप नया वर्जन आपने डाल दिया, वहाँ पे बोल रहा है कि भाई मुझे ये वर्जन चाहिए, आपने वो वर्जन देना है। कैसे देना है? टीएफ स्विच, एक कमांड डालो लाइनक्स में, एक कमांड में स्टार्ट हो गया। जैसे आपको पता चला कि भाई ये वर्जन चाहिए, टीएफ स्विच डालो, वर्जन इंस्टॉल करो, वो हो जाएगा डिफ़ॉल्ट और वहाँ से आप चलाओ डायरेक्ट। तो बहुत सिंपल सा आपका ये लैब सेटअप बना दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो रियल प्रोग्रामिंग है, हम एक्चुअल में डेवऑप्स में अब काफ़ी अच्छा काम करने जा रहे हैं वहाँ से। और अगर हमें मतलब प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन देखो सीखना बनता है वहाँ पे, हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे, समझेंगे, वेरिएबल्स और भी बहुत सारे लूप्स वूप्स, पता नहीं कितने सारे चीज़ें होते होंगे। मुझे तो ठीक है, मेरा भी वर्किंग नॉलेज है, ठीक ठाक मैं कर लेता हूँ, बट आपको भी वो नॉलेज मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब बातों को हम आगे करेंगे। आज हमने लैब सेटअप और जो इनिशियली जो हम सेटअप वगैरह करते हैं उसके बारे में बात किया। आगे के जो वीडियोस होंगे हमारे, बिल्कुल वो टेराफॉर्म के कोड्स पे होंगे, तो आपको इस पर और स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।